हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बालक में आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम बैक टू आवर थर्ड चैप्टर। हमने थर्ड चैप्टर में मुख्य रूप से परागण, परागण के प्रकार, स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, पर परागण के अंतर्गत हमने पर परागण की युक्तियां एवं अनुकूलन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने पर परागण की विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम्पेटिबिलिटी यानी असंगतता, जिसे हम अनिश्चयता भी कहते हैं। देखिए, अनिश्चयता या असंगतता क्या है? नर व मादा युग्मक पूर्णतया कार्यक्षम और विकसित होने के बाद भी निषेचन न हो पाए तो ऐसी क्रिया को हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? असंगतता या अनिश्चयता। तो देखिए, पूर्णतया कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के बीच निषेचन की क्रिया में यदि विफलता आती है तो उसे हम अनिश्चयता या असंगतता कहते हैं। यह जो असंगतता है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। असंगतता बच्चों कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है अंतराजातीय अनिश्चयता और दूसरा है अंतरजातीय अनिश्चयता। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे अंतराजातीय अनिश्चयता की, कि जब अनिश्चयता एक ही वंश की विभिन्न जातियों के बीच में होती है तब इन्हें हम अंतराजातीय अनिश्चयता कहते हैं। यानी जब अनिश्चयता की क्रिया एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के बीच में होती है तो उसे हम अंतराजातीय अनिश्चयता कहते हैं। जैसे बैंगन और टमाटर के बीच की। तो ये क्या होते हैं? एक वंश एक ही होता है लेकिन इनकी जातियाँ वो क्या होती है? अलग अलग होती है। दूसरा है अंतरजातीय अनिश्चयता। जब अनिश्चयता एक ही जाति के सदस्यों के बीच में होती है तो इसे हम अंतरजातीय अनिश्चयता या इसे स्व अनिश्चयता या स्वबंध्यता भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रिमूला, यानी असंगतता जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच में पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतराजातीय अनिश्चयता या स्व अनिश्चयता। इसका एग्जाम्पल है प्रिमूला। अगला हमारा टॉपिक है पराग स्त्री केसर क्रिया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो देखिए, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी परागकोश के मुक्त हुए परागण के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जहाँ परागकण व वर्तिकाग्र के द्वारा कुछ विशिष्ट रसायनों का स्त्रावण किया जाता है। रासायनिक पदार्थ समान होने पर परागकण का अंकुरण होता है तथा यह क्रिया पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया के नाम से जानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, किसी परागकोश के मुक्त हुए परागकण परागण के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर परागकण और वर्तिकाग्र के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का स्त्रावण किया जाता है। यदि रासायनिक पदार्थ समान होते हैं तो पराग कण का अंकुरण होता है और यह क्रिया पराग स्त्री केसर या संकर्षण के नाम से भी जानी जाती है। इसे क्या बोलते हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया। या फिर इनको हम दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। पराग स्त्री केसर की क्रिया के कारण ही पौधों में असंगतता पाई जाती है। यानी पराग स्त्री केसर की जो क्रिया है उनके कारण ही पौधों में असंगतता या अनिश्चयता पाई जाती है। यह संरचनात्मक या क्रियात्मक हो सकती है।
यानी जो पराग स्त्री केसर की क्रिया है यह क्रियात्मक और संरचनात्मक हो सकती है। यह क्रिया मुख्य रूप से जिन्नों के द्वारा नियंत्रित होती है। यदि यह असंगतता युग्मक के कारण हो तो उसे हम युग्मक असंगतता कहते हैं। तो देखिए यह क्रिया मुख्य रूप से जिन्नों के द्वारा नियंत्रित होती है। यह क्रिया यदि मुख्य रूप से युग्मक के कारण होती है तो उसे हम युग्मक असंगतता कहते हैं। और यदि यही क्रिया असंगतता बीजाणुद्भिद ऊतक की कोशिकाओं के कारण होती है तो उसे हम बीजाणुद्भिद असंगतता कहते हैं। अब देखिए अगला हम चीज़ पढ़ेंगे कि पादपों में जो स्व अनिश्चितता है उनके कई परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे कि नंबर 1 पराग कणों में अंकुरण का अभाव, दूसरा पराग नली की वृद्धि न हो पाना, तीसरा पराग नली का सही स्थान पर न पहुंच पाना, चौथा पराग नली का वर्तिका में ही फट जाना, पांचवा है केंद्रकों में संलयन का न हो पाना। अब देखिए हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन यानी जनन की कि जनन क्या होता है। देखिए नर एवं मादा युग्मकों के संलयन या संयोजन को निषेचन कहते हैं। यानी नर व मादा युग्मकों का संलयन या संयोजन ही क्या कहलाता है? निषेचन। देखिए निषेचन की क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में लिलियम पादप में की थी। देखिए निषेचन की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से बहुत ही जटिल क्रिया होती है। तो निषेचन क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का संयोजन या संलयन ही निषेचन है। इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लिलियम पादप में की थी। निषेचन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। यह मुख्य रूप से कई चरणों में पूरी होती है। तो देखिए 5 चरण है, इन 5 चरणों को हमें पढ़ना है और ये 5 चरण एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण, दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि, दूसरा है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, चौथा है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और पांचवा है निषेचन। इसके अंतर्गत हम द्विनिषेचन, त्रिनिषेचन और उनका महत्व पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पराग कणों का अंकुरण। पहला चरण कौन सा हो गया? पराग कणों का अंकुरण। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। यह डायग्राम जायांग का लंबवत काट और पराग नलिका के भ्रूणकोश तक वृद्धि को दर्शाता हुआ एक डायग्राम बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहला हमारा चरण हो गया पराग कणों का अंकुरण कि पराग कणों का अंकुरण एवं जो पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए सबसे पहले हो गया पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। देखिए परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यानी पोलिनेशन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के द्वारा ही जो परागकण होते हैं, ये रहे परागकण, ये मुख्य रूप से कहाँ पर पहुंच जाते हैं? यह मुख्य रूप से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पराग कणों का क्या हो जाता है? अंकुरण शुरू हो जाता है। जो वर्तिकाग्र की सतह है ऊपर विभिन्न प्रकार के स्राव जिनमें वसा, शर्करा, रेजिन आदि उपस्थित होते हैं। पराग कणों के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से यह एक प्रकार का उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। पराग कणों के पहुंचने पर इनके अंकुरण में लगने वाला समय है वो अंकुरण काल कहलाता है। देखिए अंकुरण काल क्या है?
पराग कणों के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। पराग कणों के वर्तिकाग्र पर देखिए, अंकुरण काल किसे कहते हैं? पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इनके अंकुरण में लगने वाले समय को हम अंकुरण काल या जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र से शर्करा आदि का अवशोषण करके फूल जाता है। तो देखिए, ये जो परागकण होते हैं ये मुख्य रूप से वर्तिकाग्र से शर्करा इत्यादि पदार्थों को अवशोषित करते हैं तथा फूल जाते हैं, और इनके जनन छिद्र से अंतरशोल परागनलिका के रूप में निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। तो देखिए, कुकुरबिटेसी तथा मालवेसी कुल के पादपों में परागण के अंकुरण के परिणाम स्वरूप एक से अधिक परागनलिका का निर्माण होता है, जिससे हम बहुनलिकीय परागण कहते हैं। तो कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें परागण के अंकुरण के परिणाम स्वरूप एक से ज़्यादा परागनलिका का निर्माण होता है। उस कंडीशन को हम बहुनलिकीय परागण भी कहते हैं। अब देखिए, अधिकतर जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें परागकणों के अंकुरण के परिणाम स्वरूप केवल एक परागनलिका ही निकल पाती है, जिसे हम एक नलिकीय परागण कहते हैं। तो एक नलिकीय परागण क्या हो गया कि जो अधिकतर आवर्तबीजी प्लांट होते हैं उनमें परागण के अंकुरण के परिणाम स्वरूप केवल एक ही परागनलिका का निर्माण होता है, जिसे हम एक नलिकीय परागण कहते हैं। देखिए, सर्वाधिक जो लंबी परागनलिका है, सर्वाधिक लंबी परागनलिका मुख्य रूप से मक्के में पाई जाती है। तो सर्वाधिक लंबी परागनलिका किस में पाई जाती है? मक्के में पाई जाती है। मक्के में इसकी लंबाई 450 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो परागनलिका की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? मक्का में। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 450 मीटर। परागनलिका की लंबाई मुख्य रूप से वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। अब देखिए, दूसरा है परागनलिका की वृद्धि। पहला हमने पढ़ा परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि, और दूसरा हम पढ़ेंगे परागनलिका की वृद्धि। देखिए, परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार से होता है? परागनलिका की वृद्धि मुख्य रूप से जो वर्तिका होती है उसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। लीलियम एवं राइबीज में वर्तिका खोखली होती है। तो देखिए, परागनलिका की जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से वर्तिका की जो अंदर वाली संरचना होती है उन पर निर्भर करती है। लीलियम और राइबीज में वर्तिका मुख्य रूप से खोखली होती है, जिसकी गुहा श्लेष्मी पदार्थों से भरी होती है। इन राइबीज और जो लीलियम होता है, इनकी जो गुहा होती है वो मुख्य रूप से श्लेष्मी पदार्थों से भरी होती है, जो परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करती है। अधिकांश जो प्लांट होते हैं उनमें वर्तिका मुख्य रूप से ठोस भी हो सकती है और वर्तिका बंद भी हो सकती है। अब देखिए, इन पौधों में वर्तिका का जो केंद्रीय भाग है उसमें उपस्थित पेक्टिनेज नामक एंजाइम की क्रिया से घुल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पौधों में वर्तिका के जो केंद्रीय भाग है उनमें उपस्थित उत्तक पेक्टिनेज नामक एंजाइम की क्रिया से घुल जाते हैं, और वर्तिका के केंद्र में परागनलिका की वृद्धि के लिए मार्ग बन जाता है। कुछ प्लांटों में जैसे पिटूनिया है इत्यादि में परागनलिका वर्तिका के केंद्रीय भाग की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिक अवकाशों से गुजरती हुई वृद्धि करती है। देखिए, परागनलिका की जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से हमेशा ही अंडाशय की ओर होती है। तो परागनलिका की वृद्धि सदैव कहाँ से होती है? अंडाशय की ओर होती है। वर्तिका अंडाशय और बीजांड में उपस्थित रसायनवर्ती कारक परागनलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो देखिए, वर्तिका अंडाशय और बीजांड में विद्यमान जो रसायनवर्ती होते हैं वो कारक परागनलिका की जो वृद्धि है उनकी दिशा को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं।
यह सदैव वर्ती करती हुई अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर अग्रसर होती है। अतः परागनलिका की वृद्धि एक दिशीय व रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, परागनलिका की वृद्धि एक दिशीय व रसायन अनुवर्तीय होती है। अब देखिए तीसरा और इम्पोर्टेंट है कारक, जिसका नाम है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। परागनलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है। परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से। तो देखिए पहला है बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा है निभागीय प्रवेश और तीसरा प्रवेश है जिसे हम बोलते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से होता है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। देखिए जब परागनलिका बीजांड में बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है, यानी जब परागनलिका है, ये रही परागनलिका और ये बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? परागनलिका का बीजांड द्वारीय प्रवेश। अधिकांश पादपों में यह विधि सामान्य रूप से पाई जाती है, ये तो नॉर्मल है। दूसरा है निभागीय प्रवेश। देखिए जब ये जो परागनलिका होती है, इसमें ये जो परागनलिका होती है वो मुख्य रूप से बीजांड के, ये परागनलिका है, ये परागनलिका है और ये बीजांड के निभाग वाले छोर से होकर अंदर प्रवेश करती है, तो इसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। बच्चों निभागीय प्रवेश क्या है? जब परागनलिका बीजांड के निभागीय छोर से होकर प्रवेश करती है, तो इसे हम निभागीय प्रवेश कहते हैं। इसके उदाहरण है केजुराइना, बिटूला। एक तो हो गया केजुराइना, एक हो गया बिटूला और तीसरा हो गया जुगलेंस। देखिए तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश। डायग्राम के द्वारा ही आप समझ सकते हैं इसे। अध्यावरणीय प्रवेश क्या है? जब परागनलिका बीजांड में अध्यावरण को भेदती हुई प्रवेश करती है, तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो देखो जब परागनलिका है वो अध्यावरण को भेदते हुए अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश। इनके एग्जाम्पल है कुकुरबिटा और पोपुलस। अगला है परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। देखिए अब हम पढ़ेंगे परागनलिका है वो भ्रूणकोश में किस प्रकार से एंटर करती है। इन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेक। भ्रूणकोश में परागनलिका सदैव बीजांडदार वाले छोर से प्रवेश करती है, चाहे बीजांड में यह किसी भी विधि से प्रवेश की हो। तो भ्रूणकोश में परागनलिका सदैव बीजांड द्वार वाला जो छोर होता है वहीं से प्रवेश करती है, चाहे बीजांड में यह किसी भी विधि से प्रवेश की हो। भ्रूणकोश में परागनलिका मुख्य रूप से किसी एक मार्ग के द्वारा प्रदर्शित करती है या प्रवेश करती है। तो एक मार्ग के द्वारा यह प्रवेश करती है। पहला है अंडकोशिका व सहायी कोशिका के बीच में से। तो परागनलिका का भ्रूणकोश में पहला कहाँ से होता है? अंडकोशिका व सहायी कोशिका के बीच में से। दूसरा है भ्रूणकोश की भित्ति व सहायी कोशिका के बीच में से। और तीसरा है एक सहायी कोशिका को भेदते हुए। अब प्यारे बच्चों इसका डायग्राम है, आप इन्हें डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश मुख्य रूप से नर युग्मकों का स्वतंत्र होना तथा संयुग्मन। देखिए परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कई चरणों में होता है। पहला चरण आप लिख सकते हैं, 2 सहायक कोशिकाओं में से एक कोशिका
परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश होने से पूर्व ही अपहर्षित हो जाती है। कहने का मतलब जो दो सहायक कोशिकाएं होती है, जो दो सहायक कोशिकाएं होती है उनमें से एक कोशिका परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश होने से पहले ही नष्ट हो जाती है। दूसरा, परागनलिका मुख्य रूप से दो सहायक कोशिकाओं के बीच में से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और कुछ दूर प्रवेश करने के बाद अपवार्षित कोशिका के तंतुरूपी समुच्चय के द्वारा उसमें प्रवेश करती है। तीसरा, आप लिख सकते हैं कि सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद परागनलिका के शीर्ष भाग या शीर्ष से नीचे एक छिद्र विकसित होता है, जिससे दोनों जो नरयुग्मक होते हैं अथवा कोशिका द्रव्य का कुछ भाग भी अपहर्षित सहायक कोशिकाओं में विमुक्त हो जाता है। जो सहायक कोशिकाएं होती है उसमें ये विलुप्त हो जाते हैं। फिर चौथा हम लिख सकते हैं कि जो दो नरयुग्मक होते हैं, दो नरयुग्मक में से एक नरयुग्मक मुख्य रूप से अंड कोशिका तक आसानी से पहुंच जाता है तथा दूसरा नरयुग्मक अम्बीबीय अथवा अन्य गति के द्वारा द्वितीय केंद्रक तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है कि दो नरयुग्मक बनते हैं, उनमें से जो एक नरयुग्मक है वो मुख्य रूप से जो अंड कोशिका होती है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाता है, लेकिन दूसरा नरयुग्मक अम्बीबीय या अन्य गति के द्वारा द्वितीय केंद्र तक पहुँच जाता है। अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है, देखिए निषेचन मैंने बताया। अब हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन या त्वरित संलयन। हमारा टॉपिक क्या है? द्विनिषेचन या त्वरित संलयन। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही देखिए, अब हम द्विनिषेचन या त्रिनिषेचन के बारे में पढ़ेंगे। द्विनिषेचन या त्रिनिषेचन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। भ्रूणकोश में स्वतंत्र हुए दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसे युग्मनज के नाम से जाना जाता है। यानी भ्रूणकोश में स्वतंत्र जो होता है उनमें दो नरयुग्मक बनते हैं। दो नरयुग्मक में से जो एक नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिससे मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। और देखिए, जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीय केंद्र के साथ संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के नाम से जाना जाता है। यह क्रिया मुख्य रूप से दोहरा निषेचन या त्वरित संलयन के नाम से जानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। भ्रूणकोश में स्वतंत्र हुए दो नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ में संलयित होता है और द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। उस द्विगुणित संरचना को हम बोलते हैं युग्मनज। और दूसरा जो नरयुग्मक है वो भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीय केंद्र के साथ में संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के नाम से जानते हैं। और यह क्रिया मुख्य रूप से दोहरा निषेचन या त्वरित संलयन कहलाती है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन या जो त्रिसंलयन है उनका महत्व क्या है। तो देखिए, पहला है दोहरे निषेचन में भ्रूणपोष बनता है जो बीज के भ्रूण को पोषण देते हैं। तो दोहरे निषेचन में मुख्य रूप से भ्रूणपोष बनता है और यह बीज के भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है भ्रूणपोष में दोनों जनकों के गुण होने के कारण यह संकरणता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, भ्रूणकोष में दो जनक होते हैं और दोनों जनकों के गुण होने के कारण यह संकरणता है वो मुख्य रूप से प्रदर्शित करते हैं। इन उच्च क्वालिटी के गुण है वो पैदा करते हैं। तीसरा है बीजों की जीवन क्षमता एवं
उनकी अंकुरण क्षमता सक्षम बनाए रखने का कार्य भी भ्रूणपोष का ही है। तो बीजों को लंबे समय तक जीवित रखने का कार्य भी किसका है? भ्रूणपोष का ही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाइएगा। आगे वाला जो पार्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे।